नमस्कार। आज हम मेडिकल रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। ये है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यानी आरसीटीज और उनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। जी। एवरीब्लिंक हेल्थकेयर से हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम ये समझेंगे कि इन स्टडीज़ के जो नतीजे हैं उन्हें कैसे पेश किया जाता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, मतलब ये सोचिए कि कोई रिसर्च कितनी भी अच्छी क्यों ना डिजाइन की गई हो, हम्म। अगर उसे ठीक से बताया नहीं गया, रिपोर्ट नहीं किया गया, तो क्या फायदा। सही बात है। पारदर्शिता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भरोसे की बुनियाद है, बेहतर इलाज के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है आरसीटीज को समझना, कंसॉर्ट गाइडलाइंस के बारे में जानना, उनका असर देखना और ये भी कि अभी क्या चुनौतियां बाकी हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आरसीटीज आखिर हैं क्या? इन्हें किसी भी इलाज मतलब कोई नई दवा हो या थेरेपी, उसके असर को जांचने का गोल्ड स्टैंडर्ड या सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। जी हाँ, इसमें होता क्या है कि लोगों को मतलब जो प्रतिभागी हैं उन्हें रैंडम तरीके से अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। रैंडमाइजेशन। हाँ, रैंडमाइजेशन। एक ग्रुप को शायद नया इलाज मिलता है, दूसरे को या तो मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज या फिर प्लेसिबो। ये हुआ कंट्रोल ग्रुप। और ब्लाइंडिंग भी होती है ना, मतलब पता नहीं चलता कि किसको क्या मिल रहा है। बिल्कुल। अक्सर डबल ब्लाइंडिंग होती है, जहां ना मरीज को पता होता है, न ही डॉक्टर या रिसर्चर को। ये सब इसलिए ताकि किसी तरह का झुकाव या पक्षपात मतलब बायस ना आए नतीजों में। लेकिन अगर इतना अच्छा डिजाइन होने के बाद भी रिपोर्टिंग में गड़बड़ हो जाए तो फिर सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, जैसा आपने कहा। सोचिए अगर रिपोर्ट में ये साफ साफ बताया ही न गया हो कि रैंडमाइजेशन कैसे किया गया था, या कौन से आउटकम्स मतलब नतीजे रिपोर्ट किए गए और कौन से नहीं, तो इससे गलतफहमी हो सकती है। फिर जो मेटा एनालिसिस होते हैं, जहां कई स्टडीज को मिलाकर देखा जाता है, हाँ, वो मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल। और अंत में डॉक्टरों के लिए मरीज के इलाज का फैसला लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबूत भरोसेमंद नहीं रहा। तो इसी समस्या को हल करने के लिए आई कंसॉर्ट गाइडलाइंस। जी, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स यानी कंसॉर्ट। ये 1996 में पहली बार आई और तब से अपडेट भी होती रही हैं। इसमें है क्या खास? देखिए, ये एक तरह की चेकलिस्ट और एक फ्लो डायग्राम देती हैं शोधकर्ताओं के लिए, ताकि वो अपने आरसीटी की रिपोर्टिंग पूरी तरह से और एकदम स्पष्ट तरीके से करें। जैसे क्या क्या बताना होता है? जैसे टाइटल में ही साफ लिखना कि ये एक आरसीटी है। फिर मेथड्स वाले सेक्शन में पूरी डिटेल, कौन लोग शामिल थे, उनकी पात्रता क्या थी, रैंडमाइजेशन कैसे हुआ, ब्लाइंडिंग की प्रक्रिया क्या थी, नतीजे कैसे मापे गए। अच्छा, काफी डिटेल में। जी हाँ। फिर नतीजों में एक फ्लो डायग्राम देना होता है, जिससे पता चले कितने लोग शुरू हुए, कितने बीच में निकले, क्यों निकले। फिर आंकड़े और डिस्कशन में स्टडी की ताकत, उसकी सीमाएं वगैरह। और ये सिर्फ फॉर्म भरने जैसा नहीं है ना? इसका असर भी हुआ होगा। बिल्कुल। ये शोधकर्ताओं को एक तरह से मजबूर करता है कि वो पारदर्शी रहें। और एवरब्लिंग हेल्थकेयर से जो जानकारी है वो बताती है कि इसके आने के बाद रिपोर्टिंग की क्वालिटी सुधरी है। कैसे? क्या बदलाव आए हैं? अब ज्यादातर रिपोर्ट्स में रैंडमाइजेशन और ब्लाइंडिंग के तरीकों के बारे में पहले से ज्यादा डिटेल होती है। अच्छा। फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे समझना आसान हो गया है कि ट्रायल में हुआ क्या। तो ओवरऑल पारदर्शिता बढ़ी है। और इससे अलग-अलग स्टडीज की तुलना करना भी आसान हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। जब रिपोर्टिंग का तरीका एक जैसा होता है तो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस करना आसान हो जाता है। सबूत सादा भरोसेमंद लगते हैं और दुनिया भर के डॉक्टर, पॉलिसी बनाने वाले सब इसका बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, शायद सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, चुनौतियां अभी भी हैं। हाँ हैं, प्रगति हुई है, पर अभी भी कमियां हैं। एवरब्लिंक हेल्थकेयर के स्रोत भी यही बताते हैं। जैसे कि एक बड़ी चीज है एलोकेशन कंसीलमेंट का ठीक से वर्णन ना होना। मतलब क्या ये पक्का किया गया था कि जो व्यक्ति मरीज को भर्ती कर रहा है उसे अंदाजा ना लगे कि अगला मरीज किस ग्रुप में जाएगा। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए ताकि भर्ती करते समय अनजाने में भी कोई पक्षपात ना हो। अगर रिसर्चर को अंदाजा लग जाए कि अगला मरीज कंट्रोल ग्रुप में जाएगा या ट्रीटमेंट ग्रुप में, तो हो सकता है वो किसी खास तरह के मरीज को चुने या ना चुने। समझ गया। और ये जानकारी अक्सर गायब होती है? कई बार पूरी तरह से नहीं बताई जाती। और दूसरी बड़ी समस्या है सिलेक्टिव रिजल्ट रिपोर्टिंग। इसका मतलब? इसका मतलब है कि रिसर्चर सिर्फ वही नतीजे दिखाते हैं जो पॉजिटिव हैं या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं, और जो नेगेटिव नतीजे हैं या जिनसे कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, उन्हें या तो कम करके दिखाते हैं या रिपोर्ट ही नहीं करते। अरे, ये तो बहुत गड़बड़ है। इससे तो इलाज की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। बिल्कुल। हमें लगेगा कि इलाज बहुत असरदार है, जबकि शायद उसके कुछ साइड इफेक्ट्स या कम असर वाले नतीजे छुपा लिए गए हों। और
आपने कहा कि जर्नल्स भी इसे सख्ती से लागू नहीं करते हमेशा। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। अलग अलग जर्नल्स के नियम अलग अलग हैं। कुछ कंसॉर्ट चेकलिस्ट मांगते हैं, कुछ नहीं। कुछ मांगते भी हैं तो उतनी सख्ती से जांचते नहीं। ये एक रूपता ना होना भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ जर्नल्स और एडिटर्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। निश्चित रूप से वो एक तरह से गेटकीपर हैं। अगर वो तय कर लें कि बिना कंसॉर्ट के मानकों को पूरा किए कोई आरसीटी पब्लिश नहीं होगी, तो रिपोर्टिंग की क्वालिटी में बहुत सुधार आ सकता है। उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी एडिटोरियल पॉलिसी साफ रखनी चाहिए। लेखकों से कंसॉर्ट चेकलिस्ट जमा करवाना अनिवार्य करना चाहिए। जो लोग रिव्यू करते हैं, पीयर रिव्यूअर्स, उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए कि कंसॉर्ट को कैसे जांचें, और शायद नियमित ऑडिट भी करें कि नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सही बात है। इससे पूरी रिसर्च इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड सेट होगा। अच्छा, भविष्य की बात करें तो रिपोर्टिंग कैसे बदल रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो लेखकों को चेकलिस्ट भरने, फ्लो डायग्राम बनाने में मदद कर सकते हैं। डिजिटल इंटीग्रेशन। हाँ, दूसरा फोकस पेशेंट सेंटर्ड रिपोर्टिंग पर बढ़ रहा है। मतलब उन नतीजों पर ज्यादा ध्यान देना जो सीधे मरीजों के लिए अहमियत रखते हैं, न कि सिर्फ लैब वैल्यूज पर। ये अच्छी बात है। और कोशिश ये भी है कि दुनिया भर में रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स में एकरूपता आए, मतलब ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, क्योंकि अब रिसर्च बहुत ग्लोबल हो गई है ना। और जैसे जैसे चिकित्सा और जटिल हो रही है, नए तरह के ट्रायल्स आ रहे हैं, डिजिटल हेल्थ है, तो कंसॉर्ट को भी बदलना होगा शायद। बिल्कुल, उसे अडेप्ट करना होगा, इन नई चुनौतियों के हिसाब से ढलना होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो कुल मिलाकर एवरब्लिंक हेल्थकेयर से मिली जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कंसॉर्ट ने वाकई आरसीटी रिपोर्टिंग को बेहतर बनाया है, ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा उपयोगी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सच है कि मंजिल अभी दूर है। पूरा अनुपालन मतलब 100% कंप्लायंस अभी भी एक लक्ष्य है जिसे पाना बाकी है। तो इसके लिए शोधकर्ताओं, जर्नल, संस्थानों, सबको मिलकर काम करना होगा। हाँ, ये एक साझा जिम्मेदारी है। तभी हम वास्तव में भरोसेमंद और जिसे कहते हैं रेप्लिकेबल, मतलब जिसे दोहराया जा सके, वैसा सबूत तैयार कर पाएंगे। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस और जटिल होता जाएगा, क्या सिर्फ ये चेकलिस्ट काफी होंगी पारदर्शिता के लिए, या हमें रिपोर्टिंग के बुनियादी तरीकों में ही कुछ और गहरे बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे विचार करना होगा।